हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ लाइट चैप्टर के बोर्ड्स पीवाईक्यू को कंटिन्यू करेंगे। है ना, मैंने इसका पहला पार्ट बनाया हुआ है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कोरस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है, और अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है उसके पैरेलल अगर इंसिडेंट रे आएगा तो वो रिफ्लेक्ट जब करेगा तो वो फोकस से पास होता हुआ दिखेगा। ये हमारा स्टैंडर्ड रे होता है कॉन्वेक्स में। वन ऑफ द स्टैंडर्ड रेज है कॉन्वेक्स का। अच्छा, कॉन्वेक्स की और स्टैंडर्ड रेज, तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पर अगर हम कॉन्वेक्स की ही बात करें तो और स्टैंडर्ड रेज जो हमारे पास हो सकते हैं, एक रे ऐसा है जो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्टेड होगा तो वो रिट्रेस कर लेगा। ठीक है। अगर कोई रे पोल पे हिट किया तो वो उतने ही एंगल से इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके। और अगर कोई रे फोकस पे डायरेक्टेड होगा, ठीक है, अगर कोई रे फोकस पे डायरेक्टेड होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे काम कर रहा है। अगर हम रे के डायरेक्शन को चेंज कर दें तो ये रे बन जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी आप ऐसे सोच सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड रेज हैं जो कॉन्वेक्स मिरर में आपको इमेज ट्रेस करने में हेल्प कर सकते हैं। A student traces path of a ray through a rectangular glass slab. He observes all the precautions and at the end, तो अगर आप एक ग्लास स्लैब देखेंगे, उस पर लाइट इंसिडेंट हुआ, रेयर से डेंसर मीडियम में गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ। फिर डेंसर से रेयर मीडियम गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, तो अगर ये आर है तो ये भी आर है। ये ग्लास स्लैब है, तो ये मान लेते हैं एयर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं एन ऑफ ग्लास है। एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ दो पॉइंट्स पे लगाएंगे, ए पे और बी पे। ए पे ध्यान दीजिएगा, एट ए 1 into sin I is ng into sin R। बी पे लिख सकते हैं 1 into sin E, ng into sin R। अगर आप ए और बी पे दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई दे देगा कि दोनों का आरएचएस सेम है, तो एलएचएस भी सेम होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आई इक्वल टू ई होगा। तो एक चीज समझ में आ गया कि आई ई के बराबर है। और चूंकि हम रेयरर से डेंसर मीडियम में गए हैं तो हमारा बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल हुआ है। तो एक चीज और समझ में आ गया कि आई जो है वो आर से बड़ा होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आई इज ग्रेटर देन आर, ऑल्सो ई इज ग्रेटर देन आर। अब इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन में आई और ई बराबर है, ठीक बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है वो लोग आर से छोटा है, जो कि गलत है। सेकंड में बोल रहा है आई माइनस ई इज लेस देन एंगल ऑफ आर। तो आई थिंक आई माइनस ई करेंगे तो वो तो जीरो आ जाना चाहिए, और वो आर से छोटा तो है ही। तो ये प्रोबेबल आंसर तो हो सकता है, पर आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है, सी बोल रहा है आई इज ग्रेटर देन ई, तो वो तो ऐसे ही गलत हो गया।
लास्ट ऑप्शन बोल रहा है आई ई के बराबर है और दोनों आर से बड़ा है, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट है। बी ऑप्शन थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है, उसके हिसाब से आई माइनस ई विच इज जीरो इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। वो तो सही होता ही, बट वो थोड़ा सा उससे ज्यादा एक्यूरेट आंसर जो है वो डी है, इसीलिए हम डी को ही आंसर मार्क करेंगे। आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, अगर स्लैब नहीं होता तो ये ऐसे जाता, और पिछले पार्ट के एक क्वेश्चन में हमसे पूछा था लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हम इसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दिस इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इसका जवाब डी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके। ओके। 23rd। 23rd में एक स्टूडेंट शार्प इमेज लेता है डिस्टेंट विंडो का और कनकेव मिरर पे, तो मतलब इसका जो इमेज बना होगा वो यहाँ पे बन रहा होगा। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो बना होगा वो फोकस पे बना होगा। फोकस से पोल का डिस्टेंस जो है वही फोकल लेंथ होता है, यानी यही डिस्टेंस फोकल लेंथ है। इसका मतलब जो एम एस डिस्टेंस है वही हमारा फोकल लेंथ है। दिस इज हाउ वी डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। इमेज ऑफ a distant image of a distant object is formed at focus, is formed at focus। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर एक कॉनकेव मिरर है और आपके रेज स्लैंटेड होके आते हैं, तब वो जहाँ इमेज बनाएंगे वो एग्जैक्टली exactly फोकस नहीं है, लेकिन वो फोकल प्लेन होता है। मतलब वो एक ऐसा प्लेन है जो हम फोकस पे क्रिएट कर सकते हैं। राइट। तो इस समय इमेज जो है वो फोकल प्लेन में बना है। देयरफॉर हमेशा वो ये बोलना काफी सही होगा कि इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट फोकस, या फिर आप बोल दो फोकल प्लेन। एक ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन जो फोकस से पास हो रहा है। A 4 centimeter tall object is placed on the principal axis. The distance of the object from the optical center is 12 centimeters and its sharp image is formed at 24 centimeters. तो 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 + 2/24 is 1/f, so f is 8 centimeters। फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा v/u -2, यानी इमेज 8 सेंटीमीटर, नेगेटिव है तो इन्वर्टेड 24 सेंटीमीटर्स। ठीक है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड अ लिटिल अवे फ्रॉम द लेंस, तो एक काम करते हैं, ये f और 2f के बीच में, तो आपको पता है कि f और 2f के बीच में अब अगर हम इसको पीछे लेके जाएंगे तो हमारा जो इमेज है उसका मैग्निफिकेशन जो है वो घटता जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से इसको सामने लाते जाते हैं हमारा मैग्निफिकेशन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और फोकस के आसपास देखेंगे तो हमारा मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। फोकस के जस्ट इधर ले जाएंगे तो फिर हमारा इमेज वर्चुअल हो जाता है, लेकिन मैग्निफिकेशन फिर भी हाई रहता है, यानी सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन हमको फोकस के आसपास अचीव होता है। तो अभी हम इसको अगर लेंस से अवे ले जा रहे हैं और ये f और 2f के बीच में लोकेटेड है,
तो इस समय मुझे लगता है कि उसका मैग्निफिकेशन जो है वो डाउन जाएगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, अभी देखो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है मैग्नीट्यूड में, लेकिन जैसे ही वो पीछे जाते जाते एक समय 2f पे आ जाएगा तो उसका मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैग्निफिकेशन कम होता जाएगा इस सिचुएशन में। सो वी कैन देन से दैट magnification, if the object is moved away from the lens, magnitude of magnification will decrease। अच्छा, ये भी पूछ रहा है कि स्क्रीन को किधर मूव करना होगा कि हमको शार्प इमेज मिले। तो ध्यान से देखिए, अगर आप उसको मूव कराते कराते 2f पर लेकर आ जाएंगे, मतलब अगर आप उसको 16 सेंटीमीटर्स पे ले आएंगे, तो इमेज भी हमको 16 सेंटीमीटर्स पे मिलने लगेगा। इसका मतलब है जैसे जैसे हम इसको पीछे ले जाएंगे, जो हमारा इमेज है वो अपने फोकस की तरफ, दूसरे तरफ पे फोकस की तरफ क्लोज आता जाएगा। इसका मतलब है कि हमको जो स्क्रीन है वो लेंस के तरफ मूव करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, इमेज भी इस तरफ बढ़ने लगेगा। सो स्क्रीन हैज टू बी ब्रॉट क्लोजर टू द लेंस। ठीक है, यहाँ पे 2f रहा होगा, यहाँ पे भी f रहा होगा। जैसे जैसे आप इसको 2f की तरफ ले जाएंगे, ये भी अपने 2f की तरफ बढ़ेगा। बियॉन्ड 2f लेते जाएंगे, ये अपने फोकस की तरफ बढ़ेगा। जब ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ये एग्जैक्टली f पे बनने लगेगा। तो हमको साथ साथ स्क्रीन भी मूव करना पड़ेगा क्लोजर टू द लेंस। राइट। ओके। To determine the approximate value of focal length, you focus the distant object. The image formed on the screen as compared to the object is। अब आप ध्यान से देखिए, मैग्निफिकेशन होता है -v/u। तो अगर वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो हमारा v ये भी नेगेटिव है, हमारा u ये भी नेगेटिव है, बट ये वेरी लार्ज वैल्यू है। तो हमारा m है नेगेटिव, लेकिन उसका मॉड इज समथिंग विच इज नॉट एग्जैक्टली जीरो बट टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैल्यू है और ये फोकल लेंथ के बराबर है। तो ये एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, जबकि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो ये बहुत बड़ा है। तो ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो टेंड कर रहा होगा। एम नेगेटिव है, इसका मतलब इन्वर्टेड है, और एम टेंडिंग टू जीरो है मॉड्यूलस, इसका मतलब वो बहुत ही डिमिनिश्ड इमेज है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। इट इज इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, क्योंकि यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी है, बहुत डिस्टेंट है, माइनस इन्फिनिटी है, और v जो है वो -f है। तो ये मैग्निफिकेशन अगर मैं आपको थोड़ा लिख के दिखा दूं, आपको दिख जाएगा कि ये नेगेटिव तो है ही है, और इसका मॉड्यूलस भी बहुत ही छोटा है, एकदम जीरो अप्रोचिंग है, तो इसीलिए डिमिनिश्ड भी है। ओके। अगेन लाइट रे पास कर रहा है थ्रू अ स्लैब, तो मैं इसी डायग्राम को वापस से यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी फिर से वही है, I इक्वल टू ई होगा, और I और E जो होंगे वो R से बड़े होंगे। क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो हम एयर टू ग्लास का ही सिचुएशन मानेंगे। सो आई इज मोर देन आर एंड नियरली इक्वल टू ई। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर। An object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave lens. कॉन्केव लेंस है, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा एयर में, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। अब इसका लेंस में का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v - 1/u
इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/, इसको उधर लेके चलते हैं। यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा -10 सेंटीमीटर्स। -10 इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे था कहीं पे 15 सेंटीमीटर पे, तो इमेज जो बना होगा वो 10 सेंटीमीटर पे बना होगा ऑन द सेम साइड। थोड़ा सा मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंस है तो v/u होगा -10 - -15, तो माइनस, सॉरी, +2/3। मॉड्यूलस ग्रेटर देन m ग्रेटर देन 0 है तो इरेक्ट इमेज है, और मॉड ऑफ m लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड है। लेंस के अदर साइड में ना बन के सेम साइड में बन गया है तो वर्चुअल भी है। इसका मतलब है ये इस तरह का कुछ इमेज है, 2/3 ऑफ द लेंथ है। ठीक है, तो जितना लेंथ इसका है उससे छोटा ही है ये। तो अगर आप प्रॉपर्टीज देखेंगे तो एक समझ में आ गया कि 10 सेंटीमीटर्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल। हमसे कितने प्रॉपर्टीज पूछा था? 4, हमने चारों आंसर कर दिए। ओके। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स फॉर, इट होल्ड्स फॉर ऑल सर्फेसेस, इट होल्ड्स फॉर ऑल सर्फेसेस। अगर ऐसा डिफ्यूज्ड रिफ्रैक्शन है, रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी है अगर, तो आप देखेंगे कि आप ऐसे रेस को लेकर आए हैं। अब होगा क्या, हर एक का नॉर्मल अलग अलग जगह ओरिएंटेशन पे होगा, तो सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग हो जाएगा, जिसके वजह से जब वो रिफ्लेक्ट करेगा, जब ये रेस रिफ्लेक्ट करेंगे, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, तो ये इधर रिफ्लेक्ट किया, इसका इधर है, इधर किया। तो आए थे पैरेलल लेकिन गए हैं नॉन पैरेलल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सरफेस इरेगुलर था, जिसकी वजह से नॉर्मल्स के डायरेक्शन अलग अलग थे, जिसकी वजह से इंसिडेंट रेज अलग अलग थे। लेकिन सबने इंडिविजुअली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा। सो दे हैव इंडिविजुअली फॉलोड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे सरफेस पे वैलिड होता है, whether it's a regular surface, whether it's a irregular surface, whether it's a spherical surface, whether it's a plane surface, everywhere. ठीक है। When an object is kept within the focus of a concave mirror and an enlarged image is formed behind the mirror, अपने बोल रहा है enlarged image form हुआ है behind the mirror। चलिए रे से भी ट्रैक कर लेते हैं। एक रे जो पैरेलल जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एफ से पास करेगा। अच्छा, ये ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से जो लाइट होगा वो रिट्रेस कर रहा होगा, क्योंकि यही सरफेस का नॉर्मल भी है। आप देख सकते हैं इस तरफ जो रे है वो डाइवर्ज हो रहा है, तो नहीं मीट करेगा। ये इमेज बना है, तो ये इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, और मैग्नीफाइड है। ऑप्शंस देखें। गलत। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड गलत। वर्चुअल एंड इरेक्ट ये सही है, ये तो गलत है। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर यूज्ड? रियर व्यू में तो आपको पता है कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि उसमें जो इमेज बनता है वो डिमिनिश बनता है, तो लार्जर फील्ड ऑफ व्यू आता है मेरे पास। सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स, अगेन दे आर ऑल्सो कॉन्वेक्स। फुल साइज इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग, डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा तो उसको डिमिनिश्ड बना देगा। तो डिमिनिश्ड बना देगा तो हम उसको ठीक से देख ही नहीं पाएंगे, तो उसमें कोई फायदा है नहीं। सोलर कुकर में यूज करते हैं, क्योंकि सोलर कुकर में क्या होता है कि लाइट अगर दूर से आ रहा है
तो वो सारे सनरेज को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है। तो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है और यहीं पे हम अपना हीटिंग एलिमेंट रख देते हैं जो हीट होता है। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट जवाब है वो है सोलर कुकर, जहाँ पे हमें लाइट को कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके। A student wants to obtain a magnified image of an AB on the screen. Which one of the following arrangements? अगर वो 2f पे रखेगा तो उसको मैग्नीफाइड नहीं मिलेगा, बल्कि एग्जैक्टली -1 के बराबर मिलेगा, मतलब सेम साइज मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा। अगर आप बियॉन्ड 2f रखें तो आपको पता है डिमिनिश्ड रहता है। अगर आप 2f से f के बीच में रखते हैं तब आपको पता है मैग्नीफाइड होता है। एग्जैक्टली फोकस पे रख देंगे तो इमेज एट इंफिनिटी हो जाएगा, तो फिर वहां आप स्क्रीन कैसे प्लेस कर पाएंगे? इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो सी होगा, मैग्नीफाइड इमेज के लिए। लाइट रे आया है और वो दूसरी तरफ ट्रांसमिट हो गया है, इसका मतलब मिरर्स तो नहीं है, और देख के लग रहा है कि वो एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो एक कॉनकेव लेंस एयर में डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, तो इसका जवाब मेरे लिए कॉनकेव लेंस हो जाएगा। एक रे ऑफ लाइट है जो 3 मीडियम्स में है। अच्छा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ग्रेटर इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर इज द बेंडिंग। ये तो अपन समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, सो n1 बाई n2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो उससे मल्टीप्लाई होकर उतना ज़्यादा डिफरेंट टर्म क्रिएट करेगा, तो आर का वैल्यू भी उतना ही चेंज करेगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये 1 हो जाएगा, उस समय आई इक्वल टू आर हो जाएगा, मतलब क्लोजर आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्मॉलर इज द बेंड फॉर अ गिवन आई, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एयर और ए में जो डिफरेंस है दैट इज क्वाइट प्रोमिनेंट, राइट, दैट इज क्वाइट प्रोमिनेंट, बट आगे अगर बढ़े तो ए और बी में सबसे ज्यादा क्लोजनेस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द बेंडिंग इज लीस्ट? तो यहाँ पे डिफरेंस, ए और बी में डिफरेंस और बी और सी में डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो सबसे कम डिफरेंस ए और बी में है, तो यहाँ पे बेंडिंग भी लीस्ट होगा। डिफरेंस जितना ज्यादा बेंडिंग उतना ज्यादा, डिफरेंस जितना कम बेंडिंग उतना कम। तो हमको तो कम डिफरेंस चाहिए क्योंकि हमको बेंडिंग कम चाहिए, तो हम इसका जवाब देंगे ऑप्शन बी। अब यहाँ पर देखें अगर, तो अगर आप एक कॉनकेव मिरर के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो आप रे डायग्राम भी ट्रेस कर सकते हैं, अभी हमने किया था। मैं फिर से स्टैंडर्ड रेस के थ्रू रे डायग्राम ट्रेस कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में है, या फिर आप ऐसे भी सोचें तो ये देख के क्लियर है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन कार्टेशियन के हिसाब से ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ कंबाइन करके आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, तो यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। और एक इनलार्ज्ड इमेज है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो लेस देन वंस को पहले ही हटा देते हैं, मोर देन 1 में जो पॉजिटिव साइन वाला है वही अपना जवाब होगा, यानी बी। ठीक है। A ray of light is incident as shown if A, B are three different mediums. Which of the following is true? एक चीज तो क्लियर है कि 2 और 3 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो वो तो होने ही होने सही है। बाकी और किसका क्या रिलेशन है वो हम तभी बता पाएंगे जब तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा। तो मेरे को एक ऑप्शन दिख रहा है कि 2, और वो तो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीक्वेंस हो, 2 3 के बराबर तो होना ही होना है, तो मैं सीधे उसी को मार्क करके आ जाऊंगा।
वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। बाकी के लिए मुझे पता करना होगा कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तब मैं उनको रिलेट कर पाऊंगा कि 1 और 2 में कौन बड़ा है, 3 और 4 में कौन बड़ा है। वैसे देख के समझ में आ रहा है कि इधर बेंडिंग टूवर्ड्स हुई है और इधर बेंडिंग अवे हुई है, बट अगेन इंफॉर्मेशन है नहीं, तो ऑप्शन सी। रे कन्वर्जेस सनरेज 20 centimeter away from the optical center, so a lens converges sunlight, तो सनलाइट तो बहुत दूर से ही आ रहा होगा, तो वो उसको जहाँ कन्वर्ज किया होगा वही उसका फोकस हुआ होगा, और उसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर है। मतलब उस लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो पावर 1/फोकल लेंथ होगा। फोकल लेंथ को मीटर्स में डालना है, तो 20/100, 5 डायोप्टर्स। चूंकि वो एक कन्वर्जिंग लेंस होगा, तो इसीलिए उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो पावर भी पॉजिटिव होगा, हेंस ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें देखना था, हमें एक चीज याद रखनी थी कि फोक पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, बट focal length has to be put in meters, and unit of power is diopter, diopter। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव। एयर में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो मोस्टली कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है, एयर में जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है। इन योर हायर क्लासेस यू विल अंडरस्टैंड दैट ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग हो और कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग हो, बट एयर में ऐसा होता है, तो फिलहाल के लिए हम यही मान के चलेंगे हमारे बोर्ड्स के लिए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 centimeters. At what distance should an object be placed so that we have a virtual image? कॉनकेव मिरर है ये, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर्स पे है, इसका मतलब उसका फोकस 15 सेंटीमीटर पे है। हमें पता है कि इसका वर्चुअल इमेज तभी बनता है जब ये फोकस और पोल के बीच में रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को। इसके तो हमें क्राइटेरियाज पता है, इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा, बियॉन्ड सी रखोगे तो सी और एफ के बीच में बनेगा डिमिनिस्ड, सी पे रखोगे तो एग्जैक्टली सेम साइज का सी पे, सी और एफ के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड सी बनेगा मैग्नीफाइड, एफ पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, और एफ और पोल के बीच में रखोगे तो वर्चुअल और इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, जिसका हमने यहाँ पे रे डायग्राम भी देखा था कुछ क्वेश्चंस पहले। ठीक है, तो अगर हमको इसका एक वर्चुअल इमेज चाहिए तो इट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर्स, पोल और फोकस के बीच में। दैट इज ऑप्शन डी, राइट। A converging lens forms a 3 times magnified image which can be taken on a screen. अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, इसका मतलब है इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि ये एक रियल इमेज है, क्योंकि सिर्फ रियल इमेज को ही हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, रियल इमेज है, इसका मतलब है इमेज ऑन द अदर साइड बना होगा, इसका मतलब है वी पॉजिटिव होगा और यू नेगेटिव होगा। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है, तो हमें तो पता है, इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन इज -v/u, सॉरी v/u, लेंस है ना। अच्छा, v पॉजिटिव है लेकिन u नेगेटिव है, मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो ये जो 3 टाइम्स लिखा है इसका मतलब है वो मैग्नीट्यूड है, एक्चुअल में मैग्निफिकेशन -3 है। सो -3 इज v/u, सो v इज -3u, 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v के जगह -3u -1/u, कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होगा, अभी हमने डिस्कस किया। इसको अगर ठीक से रीअरेंज करें, यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू -40 सेंटीमीटर्स आ जाएगी,
क्योंकि ये बन जाएगा -4/3u इज 1/30। 3 से ये कैंसिल करके 10, तो u का वैल्यू आ जाएगा -40, जो हमने यहाँ फिगर आउट की। ऑप्शंस देख लें तो ऑप्शन डी से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना था, एक चीज समझना था कि चूंकि एक रियल इमेज है तो v पॉजिटिव होगा, u नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन में हमको नेगेटिव आना चाहिए, तो वो जो 3 टाइम्स लिखा है वो एक्चुअली में मैग्निफिकेशन -3 होगा। यूज किया इक्वेशन को, यूज किया लेंस फॉर्मूला, वी सॉल्व इट। कॉनकेव मिरर के एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है, तो सबसे आसान पोजीशन है, सेम हाइट का रियल इमेज बनेगा। तो जो इमेज है वो रियल है, सेम साइज है और इन्वर्टेड है। तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज फॉर्म्ड इज इन लार्ज। सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। हम लोग गलत खोज रहे हैं। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये डिस्टेंस 2f है। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? ओह, माय मिस्टेक। इमेज इज इनलार्ज्ड, ये गलत है ना, सेम साइज है, इनलार्ज्ड नहीं है। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, ये भी सही है, यानी जो गलत ऑप्शन है वो है बी। इनलार्ज्ड इमेज नहीं है, सेम साइज का इमेज है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, θ1 θ2 से बड़ा है, इसका मतलब है बेंडिंग टूवर्ड्स हुआ है। इसका मतलब है हम डेंसर मीडियम में गए हैं, इसका मतलब n1 इज लेस देन n2। जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। जब ये 3 में आया तो वो फर्दर बेंड कर गया टूवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब n3 was even denser than n2, so n2 is less than n3। अगर हम इन पूरे रिजल्ट्स को यूटिलाइज करें, n1 इक्वल टू n2, गलत, बेंडिंग है आई सपोज। ठीक है, n1 इज ग्रेटर देन n2, ये तो गलत है। n2 इज ग्रेटर देन n3, ये भी गलत है। n3 इज ग्रेटर देन n1, हाँ, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो आप शायद इस रिलेशन पे भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि n1 n2 से छोटा है और n2 n3 से छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि n1 n3 से भी छोटा होगा। राइट, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे लाइट के। अपन इसके थर्ड पार्ट पे भी जाएंगे अगले वीडियो में, है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।